चीज़ें कि जैसे दर्जा कलर ले लो, हक्का है, त्रिपल्ली है, उसको आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। और या तो वो कुछ करते भी हैं तो उनको उसका टर्म भी पता है कि ये बात क्या है, या तो वो गुरु उनको नहीं बताते या उनको समझ नहीं आती है। तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए। मैं भी बताती हूँ, पहले मैं गुरुओं की बात कर लूँ पहले। हाँ, गुरुओं की तो बात हमारी रह भी गई। अभी तक तो मेरे गुरु हीरालाल जी की बात बताई थी जी, कि कैसे जी, उन्होंने जी, मुझे सिखाया, श्री हीरालाल जी ने मुझे चाराने देके कैसे सिखाया। हाँ। और उसकी ये पकड़ हो जाती है कि बच्चे को एक बार देखने के बाद में पकड़ आ जाना। क्योंकि गुरु देवीलाल जी जो थे, उनकी एक बहुत ही खासियत थी कि वो एक बार जो कुछ सुन लेते थे ना, फिर वो उनकी चीज हो जाती थी। तो उनको कभी भी प्रोग्राम्स में या ऑडिटोरियम में वो आके एकदम पीछे छुप के बैठते थे, क्योंकि उनको बैठने नहीं देता था। प्रोग्राम बंद हो जाते थे, अगर देवीलाल जी आके बैठे तो प्रोग्राम बंद हो जाते थे। कहते थे अच्छा निकालो इनको बाहर निकालते। क्योंकि और फिर उन्होंने सीखा भी, जब हम भारती कला केंद्र में थे माता श्री रूप, तो वहाँ टेम्परेरी झुग्गी के जैसा मान था, ऊपर का नीचे फ्लोर पर पक्का था। तो वहाँ हम सीखते थे, तो वो चटाइयों से चारों तरफ बंद था। तो देवीलाल जी वहाँ एक छोटी नाली होती ना, जैसे घरों के बाहर ओपन नाला होता है, उसमें घुस के और वो चटाई में से हटा के वहाँ बैठ के देखते थे। और तभी पता लग जाता था कि गुरु जी को भी, महाराज जी को भी, कि देवीलाल जी वहाँ बैठे। फिर कहते थे इनको निकालो बाहर, क्योंकि उनका यही खासियत थी कि एक बार अगर वो किसी की चीज सुन लेंगे तो बस वो फिर चीज उनकी हो गई, और उनके बाद में उसके ऊपर उसका एक दूसरा रूप जरूर बना देते थे। तो ये उनकी खासियत थी। मैं जब मेरी मम्मी गुजरी है, मैं 13 साल की थी, और उसके बाद में मैं पहली बार भारती कला केंद्र में आई हूँ। मैं कर रही थी, नैना देवी जो थी उस वक्त की, उन्होंने मुझे एक तरीके से गोद ले लिया था माँ के पास। उन्होंने मुझे जो मेरे कथक के संस्कार हैं वो सब उन्होंने मुझे दिए। मेरी माँ से मिले, गुरुजी से मिले, उनके बाद नैना जी से। उन्होंने ही मेरा नाम निम्मी से नंदिनी रखा। उन्होंने जब मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस थी आपके दूरदर्शन पर इन 1967 और 66 में, शायद मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी उस दिन। तो उसके लिए वो उस वक्त वहाँ प्रोड्यूसर थी दूरदर्शन में, एमएल जी वहाँ के वो चेयरमैन थे, तो वो डायरेक्टर थे शायद। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि बैठ के मुझे भाव दिखाना है। अब 13 साल की उम्र की, अब बैठ के भाव दिखाने वाली बात। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे भारती कला केंद्र में बुलाया। उस वक्त कथक केंद्र नहीं था, कथक केंद्र भारती कला केंद्र ही था। तो महाराज जी वहाँ थे और महाराज जी के सामने मुझे बैठने के लिए कहा गया। तो मैं आई, और उस वक्त आप समझिए कि 67 में टाइडी गर्ल्स होती थी, अगर आपको पता होगा, नहीं पता किसी को। टाइडी गर्ल्स में साधना और नंदा एकदम टाइट यहाँ तक की शर्ट्स पहन के, जो यहाँ से बंद होती थी। आपको याद होगा कि हम बस में चढ़ते थे तो उछल के चढ़ते थे क्योंकि पाँव उठा ही नहीं सकते थे। तो वैसी शर्ट पहन के मैं आई, और चूड़ीदार पजामा और शर्ट पहन रखी थी। मैं आई, महाराज जी ने मुझे देखा, कहा बैठिए, और मैं बैठी हूँ उछल के, ऐसे पीछे पाँव करके ऐसे बैठ गई। तो महाराज जी ने कहा अच्छा साड़ी पहन के आ सकती हो। मैं 13 साल की थी उस वक्त, और मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनना शुरू किया उस वक्त। बड़ी सी बिंदी लगा के साड़ी पहन के महाराज जी के सामने बिठाया, और उन्होंने वो कंपोज किया जो नैना जी को चाहिए था दूरदर्शन के लिए। एक डोली में बैठ के मुझे भाव दिखाना था कि पीहर छोड़ के मैं जा रही हूँ, और महाराज जी की कंपोजिशन थी बहुत सुंदर, मुझे अब याद नहीं पूरे। तो उसमें मैंने बैठ के भाव दिखाया था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भाव दिखा सकती हूँ, कि महाराज जी मतलब एग्री हो गए कि मैं बैठ के भाव दिखाऊं, और उन्होंने करवाया वो, उसमें बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में नैना जी मुझे बिठा बिठा के जरूर समझाती थी कि बेटा ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बीच में मतलब मेरी गुरु है वो एक तरह से। उन्होंने इतना तक बताया था कि किस मौसम में कैसी ड्रेस पहननी चाहिए, किस कलर की ड्रेस पहननी चाहिए जो आपको सूट करेगी। अगर गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, मौसम है,
मतलब पूरा इस तरीके से बताती थी कि आपको कब कहाँ कब कैसा पहनना चाहिए। और मेकअप करना भी उन्होंने सिखाया मुझे घर में बिठा के, क्योंकि वो दूरदर्शन में थी, मेकअप करवाती थी, तो उन्होंने ही सिखाया मुझे सारा। तो नैना जी मेरी एक तरह से मेंटर थी, मेरी माँ की जगह उन्होंने ली थी, मुझे सब कुछ भुला दिया था। फिर नाट्य कला सेंटर में आई हूँ तो वहाँ श्री भगवान दास जी वर्मा थे डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सिखाया उदय शंकर स्टाइल, और मैं मैंने वहाँ किया। उसी दौरान मैं गई हूँ भारतीय कला केंद्र में गुरु सुंदर प्रसाद जी के पास। गुरुजी जो थे उनकी आदत थी कि अगर कोई नया आता था तो कहते थे अच्छा बेटा बैठ जाओ, और वो बैठ जाओ मतलब कि कब खड़े करेंगे ये नहीं मालूम, और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं हो सकती थी कि कोई ये पूछे कि गुरुजी मैं तत्कार करूं, नहीं, बैठ के पहले देख लो। अब देखने में साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए, 3 साल निकल जाए, जब तक गुरुजी की मर्जी है। गिरधर क्या नाम इनका, चरण गिरधर, तुलसी, हम काफी लोग थे वहाँ पे उस वक्त जो ये सुबह के टाइम में उनके घर पे सीखते थे, क्योंकि उसका भी एक एपिसोड हो चुका था कि मैं क्यों घर पे जा रही थी, केंद्र में क्यों नहीं सीखा, क्यों प्रिया पवार सीख रही थी, मैं बैठ गई थी, गुरुजी ने कहा बैठ जाओ, बैठ गई, तो प्रिया पवार ने शिकायत लगा दी माता जी को कि हमारी क्लास में कोई और आके कैसे बैठेगा, क्योंकि उस वक्त था कि एक ही जना एक क्लास करता था एट अ टाइम, 1 घंटे की क्लास एक ही जना करता था, और गुरुजी इनको क्या बता रहे हैं, उनको क्या बता रहे हैं, किसी को नहीं पता है। इसीलिए आज हमारे सबक सबके अलग अलग है, सबके अंग अलग हैं। एक ही गुरु से सीख के भी पंडित दुर्गालाल जी का अंग, मेरा अंग, उर्मिला जी का अंग, दीदी का अंग, सबके अंग अलग हैं। सबसे बड़ी है रोशन कुमारी जी, सबसे सीनियर शायद दीदी के साथ होंगी या उनसे पहले होंगी, पता नहीं। तो रोशन कुमारी जी भी उन्हीं की शागिर्द रही हैं, उन्हीं की शागिर्द थी वो, उनका अंग अलग है। रोशन जी से मेरा अंग बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे अंग को शायद गणेश भैया ने पहले बनाया है और उसके बाद में फिर भगवान दास जी ने, तो मेरा अंग एकदम अलग हो गया, जिसको आज सब लोग कहते हैं कि नहीं शायद मैंने लखनऊ सीखा है, मगर ऐसा कभी हो नहीं पाया मेरे साथ कि मैं लखनऊ सीख पाई हूँ। मैंने हमेशा से शुरू, मेरे गुरुजी हीरालाल जी भी जयपुर के थे, सुंदर प्रसाद जी भी जयपुर के थे, मतलब ऐसे इसी में सीखी। उनके बाद में गुरुजी के बाद में गुरुजी का था कि उनके घर जाइए आप, सुबह 5 बजे से 10 बजे तक कर लिया, तो उसके बाद नाश्ता दूध सब पिला के ही भेज दिया। ये उस वक्त की परंपरा थी गुरुओं की कि आपके घर आए हैं, सीखा है, करा है, तो आपको जरूर नाश्ता खाना खा के ही जाना है, ऐसे आप नहीं जा सकते। मतलब इतने सही गुरु आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। लड़कियों को तो वो पाँव नहीं छुआते थे गुरुजी, कहते थे कि नहीं बेटा उधर से पाँव छू लो, बस वहीं से नमस्कार कर लो, और शाम के 5 बजे तक बाद कोई उनके घर में नहीं रह सकता लड़की। तो उस वक्त हम लोग प्राउडली कह सकते थे कि जयपुर जो है वो पक्का है, नियत का भी, काम का भी, सब जगह का, कि जिसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप बच्चियों को भेज रहे हैं तो वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त गुरुजी तक। ये भारतीय कला केंद्र में ही। उसके बाद में मैं गुरुजी, मेरी शादी हो गई 71 में, और मैं 14 साल के लिए संन्यास लेके चली गई। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स के विंग कमांडर थे, अभी उनके साथ पूरा भारत घूमा है, तो उस वक्त मैं इतना नहीं कर पाई। जब 14 साल के बाद दिल्ली वापस आई हूँ, तब नैना जी ने, नैना आंटी, मैं आंटी बोलती थी उनको, नैना जी ने और केशव कोठारी जी ने एक दिन मुझे, मैं गई थी महोत्सव देखने, कथक महोत्सव, तब उन्होंने मुझे वहीं पे और मेरे हस्बैंड को भी खूब डांट लगाई सबके सामने कि देखो क्या हो रहा है कथक का हाल, नंदिनी तुम कहाँ हो, और उन्होंने मुझे दोबारा शुरू करवाया। मैंने हस्बैंड से कहा कि देखिए ये जो लाइन है इसके अंदर आपको मेरा साथ देना होगा, तभी मैं करूँगी, नहीं तो नहीं। अब 14 साल छोड़ चुकी हूँ तो छोड़ चुकी हूँ, मगर आज वो नहीं है। मगर उनकी सच्चाई यही थी कि उन्होंने मुझको बहुत भरोसा किया और मैंने उनका भरोसा नहीं तोड़ा, और उन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया है। मेरी पीछे की कमर जो है एकदम सीधी उन्हीं की वजह से रही है।
आज तक भी उन्होंने इतना साथ दिया है, मेरा इतना साथ दिया कि मुझे दोबारा उठा के खड़ा किया। कि उन्हीं की वजह से आज मैं कर पाई, नहीं तो फैमिली ऐसी नहीं थी कि मतलब कि हम फिर दोबारा से नृत्य का स्वीकार करते। मगर लोग ऐसे खड़े हुए हैं मेरे साथ में कि नहीं करो, मैं पास कुछ नहीं सकती, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ। और उसके बाद जब मैंने दोबारा शुरू किया तब केशव जी ने कहा कहाँ शुरू करना चाहती हो। मैंने कहा कि नहीं मेरे को थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो पंडित दुर्गालाल जी ने कहा कि नहीं मैं करूँगा, और मैं उनके पास गई। यहाँ मेरा जो रियाज हुआ है शायद ही उस वक्त में एक जुनून होता है, रियाज का जो जुनून होता है ना, वो उन्होंने मुझे दिया है पंडित दुर्गालाल जी ने। जो आज हूँ मैं यहाँ नृत्य कर रही हूँ या बोल रही हूँ या यहाँ बैठी हूँ, जो भी कुछ करेंगे उन्हीं की वजह से। कि उन्होंने जितना मुझे सहारा दिया, पाँच महीने, ओनली 5 मंथ्स के बाद में मैंने 15 अगस्त को शुरू किया था, जो मेरा आज़ादी का दिन था। 15 अगस्त को शुरू करके और 2 फरवरी को मैंने संगीत नाट्य अकेडमी के लॉन में पहला परफॉर्मेंस दिया। तो मुश्किल से 6 महीने, 5.5-6 महीने में मैं दोबारा से परफॉर्मेंस देने के लायक हो गई थी। तो ये उन्हीं का ही था, उन्होंने बताया था कि कैसे रियाज करते हैं। आप यकीन करिए जुनून चढ़ाना जब होता है ना, वो जब तक नहीं चढ़ता है बच्चे पे, रियाज नहीं हो सकता। रियाजी बच्चे का शक्ल दिखाई देती है, उसकी आंखों में दिखाई देता है, वो नशा है एक तरह का, रियाज का एक नशा है। वो नशा जब तक आप पे नहीं चढ़ता है या आपको उसकी आदत नहीं पड़ती है तब तक आप नहीं कर सकते। और ये उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे करना है। वो पखावज लेके बैठ जाते थे, उनके घर पे जाती थी मैं सुबह 3 बजे में उठ जाती हूँ। 3 बजे से मेरे हस्बैंड जाते हैं, 7 बजे बच्चे जाते थे स्कूल, दोनों बेटे, मेरे 2 बेटे हैं। उस वक्त में 7 बजे तक मेरा रियाज हो जाता था, और उसके बाद में उनको भेजकर मैं अपना योगा या जो रनिंग या जो भी कुछ है कर करा के फिर मेरा रियाज शुरू होता था। और 5 बजे मैं पंडित दुर्गालाल जी के घर जाती थी, और 5 बजे से लेके हम 7, 8, 9 बजे तक वो पखावज में बैठते थे और मैं खड़ी होकर रियाज कर रही हूँ। आप यकीन करिए एक दिन ऐसा भी था कि मेरे पसीने से पूरा कमरा भीग गया था। यहाँ खड़ी हो रही तो पूरा गीला हो गया, वहाँ खड़ी हो तो गीला हो गया, यहाँ खड़ी हो तो गीला हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, नूपुर को, जो अभी भी है, नूपुर को बुलाया कि नूपुर पोंछा लेके आओ, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे बेटी को कि कैसे रियाज होता है। उससे कहा कि बेटी को कि बेटा नूपुर लेके आओ, जरा पोंछा लगाओ यहाँ। और एवरी डे वो मेरा दुपट्टा निचुड़वाते थे मग में कि कितना पसीना निकाला आज। 5 महीने में आप यकीन करिए 14 साल का रियाज छूटा हुआ। 5 महीने में मैं दोबारा स्टेज पे आई हूँ। कहते हैं बड़े लोग, गुरु लोग कहते हैं कि आप एक दिन रियाज मत करिए, रियाज आपको 10 दिन छोड़ देगा। आप 10 दिन पीछे खड़े हो जाएंगे। तो आप सोचिए 14 साल को अगर आप गणित बिठाना शुरू करेंगे तो मैं तो पता नहीं कितने जन्म पीछे पहुंच गई कितने जन्मों पीछे पहुंची हूँ। और वो इतने जन्म पंडित दुर्गालाल जी ने मुझे हाथ से घसीट के लाके 5 महीने में खड़ा किया है। ये उनकी जो आज हमें मेहनत करनी पड़ती है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है, खुद को जुनून चढ़ाना पड़ता है, तभी रियाज हो सकता है, नहीं तो रियाज नहीं होता है। और एक नशा होता है मंच का, एक नशा होता है रियाज का। ये दोनों नशे अलग हैं। रियाज के नशे में आपकी शक्ल दिखाई देती है, आपकी आंखों में दिखाई देता है कि रियाजी बच्चा है। पहले कहते थे गुरुजी, लोग कहते थे ना कि जितना घुंघरू बांध के खड़े होते पता लग जाता है बेटा कितना रियाज किया तुमने। घुंघरू बांधने के ढंग से पता लग जाता है कितना रियाज किया। और जब आप खड़े होकर ठाट बांध के खड़े होते तब पता लगता है कितना सीखा। ये 2 चीजें बड़े लोग कहते थे। और मंच का नशा जो है वो एक अलग चीज है। मंच पे जब आपको वाह मिलती है, तालियों की बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि हमारे समय में शायद तालियां बजाना शर्म की बात होती थी। आज आपको मैं ये बता रही हूँ कि ताली जहां बज जाती थी वहां कान लाल हो जाते थे कि हे भगवान क्या हुआ, ताली बज गई है, इसका मतलब मुझे मंच छोड़ के जाना पड़ेगा। मगर आज जब तक ताली नहीं बजती तब तक कोई इस मंच पे नहीं आता है ये फर्क हो गया है थोड़ा सा।
क्योंकि इसका उदाहरण है, हम लोग पहले कॉन्फ्रेंस बजाते थे, कॉन्फ्रेंस बजाई जाती थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, आज प्रोग्राम्स नहीं बोलते या उत्सव नहीं कहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता था। और वो कहाँ होती थी? नुमाइशों में। एटा, इटावा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये फेमस नुमाइशें होती थी और उसमें कॉन्फ्रेंसेस होती थी 10-10 दिन की, वो हमने बजाई। वो उसमें बिस्मिल्लाह खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब शुरुआत करते थे शहनाई से और एंड करते थे महाराज जी 10वें दिन। ये एक परंपरा सी बन गई थी कि ये शुरुआत है और ये एंड है। उसके बीच में हर आर्टिस्ट, जितने आर्टिस्ट होते थे आते थे, और हम तो बहुत छोटे थे, यंग थे, तो उसमें ऐसा हो जाता था कि कभी कभी महाराज जी के ही दिन मैं नाच रही हूँ, तो हम लोग मेरठ में एक बार या मुजफ्फरनगर में एक बार नाच रहे थे। तो मेरा तो शुरुआत में हुआ, शांता गोदई महाराज जी रेल चलाते थे, उन्होंने रेल बजाई, मैं नाची। तो आप सोच लीजिए 14-15-16 साल की लड़की अगर नाचेगी तो अच्छा ही लगेगा लोगों को। ताली भी बजाते तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब महाराज जी आए ताली बजते वो चले गए। महाराज जी ने छोड़ दिया स्टेज कि नहीं नाचूंगा। फिर उसके बाद दोबारा आए, फिर एक बार ताली बज गई, फिर चले गए कि नहीं मैं नहीं नाचूंगा। क्यों? कि ताली बजाने वाले लोग बैठे हैं। ये समझिए उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर, माहौल था कि ताली की आवाज सुनकर कलाकार, महाराज जी जैसे लोग स्टेज छोड़ के चले जाते थे कि पहले उन लोगों को हटाइए जो ताली बजा रहे पीछे, और पीछे के लोग बजाते थे ताली। तो पीछे के सब लोगों को कलेक्टर साहब ने निकाला बाहर। उसके बाद सुबह 3 बजे महाराज जी नाचे कि अच्छा अब शांति हो गई, इन लोगों को निकाल के अब मैं नाचूं। मैं 2 बार नाच चुकी हूँ। मैं तो पहले नाची, शोर मच गया, फिर दोबारा नाची, फिर बोला गया कि नहीं एक बार और कर दो, एक बार और कर दो। और उस वक्त के परफॉर्मेंस ऐसे नहीं होते थे जो आज के होते हैं। एक बार स्टेज पे गए तो कम से कम 1.5-2 घंटा तो रोज का ही काम है कि 1.5-2 घंटे तो आपको नाचना ही है। अब ये नहीं है कि आपके पास 20 मिनट है, 30 मिनट है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 20 मिनट 30 मिनट में तो एक कलाकार गर्म भी नहीं हो पाता है, वार्म अप भी नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें उस वक्त भी ग्रीन रूम में कम से कम आधा घंटा पहले तत्कार करनी पड़ती थी कि हम स्टेज पे जा रहे हैं, ताकि वार्म अप होके जाएं। वार्म अप होके जाने के बाद में 1.5-2 घंटा नाचना है। आजकल तो वार्म अप होने का तो नाम ही नहीं है किसी के पास। तो जैसे रीति हम लोग अभी उस पर मतलब परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ। व्रत पक्ष पर हाँ, मैं उसी की बात बता देती हूँ। मेरे गुरु की बात मैंने बताई आपको कि कितने प्यार से मुझे सिखाया गया, किसने मुझे कैसे रियाज करवाया, और आज जो मैं हूँ उन्हीं की बदौलत। आपने अभी पूछा मुझसे कि त्रिपल्ली और दर्जा परन में क्या फर्क है। त्रिपल्ली का मतलब है 3 पल्लों वाली। त्रि मतलब 3, पल्ली मतलब पल्ले, पल्लों को पल्ली का नाम दे दिया। त्रिपल्ली 3 पल्लों वाली। 3 पल्लों वाली एक जैसी जा रही हो तो चक्करदार हो गई। 3 बार अगर आप किसी एक बंदिश को दौड़ा रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही, तो वो तो चक्करदार है। उसको त्रिपल्ली को हम चक्करदार ही कहते हैं। दर्जा परन जो है, जहां तक मैं समझती हूँ, मैंने समझा है, मैंने सीखा है, दर्जा परन जो है वो उसकी लय बनती है। उसकी लय बनेगी, आप पहले विलंबित में एक बंदिश, एक ही बोल को पहले आपने विलंबित में करी है या ठा लय में करी है, उसके बाद आपने दूसरी लय पकड़ी है, उसके बाद तीसरी लय पकड़ी है, उसके बाद चौथी, पांचवी, जितना हाँ मैं करवा के दिखा देती हूँ आपको। जी। कौन करेगा? आओ। इसलिए त्रिपल्ली की बात कही। त्रिपल्ली दर्जा परन से क्यों अलग है? क्योंकि हम त्रिपल्ली ही नहीं, हम 5 पल्ली भी करते हैं, हम 7 पल्ली भी करते हैं। 7 दर्जा परन है, 7 उसकी लय की, और 5 लय की भी दर्जा परन है, और एक ही परन में भी 4-4 लय बन जाती है, तो उसको हम दर्जा परन कहते हैं। पहले मैं सुंदर प्रसाद जी की सुना देती हूँ आपको, जो कि एक ही बंदिश में, एक ही परन में वो कैसे लय आगे आगे बढ़ा रहे हैं। धा दिन 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 धा दिन धा दिन 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 धा धा दिन 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 धा तिट धा धा दिन
दिन दिन धाते धाती त क त ग दी गी ने धा तर धा धाती ते धागे दीगी नागे के ते का ता किड़ धा धा धागे दी नागे के ते का ता ते का ते ता ते का ता किड़ धा का ता ते का ता ते का ता धा तर धा धादर के दिक्कते धा किड़दा ते धादर के दिक धा धादर के दिक्कते धादर के दिक्कते धा किड़दा ते धादर के दिक्कते धादर के दिक्कते धादर के दिक्कते धादर के दिक्कते धा तरदा किड़दा ते धा किड़दा ते धा किड़दा ते धा। अब एक ही बंदिश में ये 4 लय बने। इसको हम दर्जापरण कह सकते हैं, ठीक है ना दीदी, इसको दर्जापरण कह सकते हैं क्योंकि इसमें 4 लय बन गई। एक था की थी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, फिर चौथी बनी। जैसे हम तत्कार में हम गुण बनाते हैं, वैसे ही अब ये पर्णों में हम गुण बना लिए, तो इसको दर्जापरण कहते हैं। एक बेटा देखा 3 पल्ली की है, 3 पल्ली मैं बोलूंगी नहीं, 3 दर्जे की परत है, जिसको 3 पल्ली नहीं 3 दर्जे की परत कहते हैं। ये 2 प्रकार से है, एक मेरे को मिली है गुरुजी से और एक मैंने इसके अंदर अपनी थोड़ी सी जोड़ दी। ये करना बहुत जरूरी है इसका। दीदी मैं समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 100% दिया, सबने मुझे 100% दिया, मगर मेरा पात्र कितना बड़ा है, मैं कितने उसमें ले पाई हूँ उसको, उसमें कितना पड़ा है ये मैं ही जानती हूँ। वो 50% भी नहीं मेरे पास रह गया होगा। अब वो 50% गुरुजी का 100 से 50 हो गया, ये गणित है, वो 50 गया। अगर मैं इसको 50 को 100 नहीं करूंगी तो मेरे आगे देने के लिए मैं 25 ही दे पाऊंगी और वो 25 से भी फिर उतरता 1% रह जाएगा, जो आज हो रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है गुरु बनने के पहले कि हम इतने सोच सकें कि हम उसी चीज को कैसे 1 से 2 या 4 बना सकें, तभी वो उसमें मजा है देने के लिए। तभी मैं एक चीज दे सकती हूँ, एक अपने पास रख सकती हूँ मगर मैंने दोनों दी है। चलिए, धा दिन 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 धा टिट धा दिन। रजनी जी इधर आ जाइए सामने। धा दिन 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 धा टिट धा धा दिन 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 धा टिट धा धागे टिट धा धागे टिट किरदे दिखे धागे में धा धाचा कर दिखे धाचा कर दिखे देत धा देत धा 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 दे तगन ने दे तगन ने धा कर दिखे का तगा दिखे धा ने धा धागे दिखे धागे दिखे कर दे दिखे धागे ने धा धागे दिखे धागे दिखे दे धा दिखे धा 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 तगन ने दे तगन धागे के दिखे का तगा दिखे ने धा 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 ने धागे दिखे धागे दिखे दे धागे ने धा धागे दिखे धागे दिखे दे धा दिखे धा 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 दे तगन ने दे तगन धागे के दिखे का तगा दिखे ने धा धा धा। नहीं बेटा, कौन सी हमने कौन सी बोली? 3 वाली है ना, तुम दूसरी करने लगे। 3 वाली करो तो ठीक है। 1 2 3 4 धा धागे टीटे ता तागे टीटे किड़दे दिखे धागे ने धा धा चक्कर दिखे धा चक्कर दिखे देते धा देते धा 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 दे तगन ने दे तगन ने धा चक्कर दिखे का तगा दिखे धा 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 1 2 धा धागे टेटे ता तागे टेटे किरदे दिखे धागे ने धा धात्र के दिखे धात्र के दिखे टेटे धा देते धा 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 दे तगा अन्य दे तगा अन्य धात्र के दिखे का तगा दिखे ने धा धागे टेटे ता तागे टेटे किरदे दिखे धागे ने धा धात्र के दिखे धात्र के दिखे टेटे धा देते धा 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 दे तगन धात्र के दिखे का तगा दिखे ने धा धा धा। इसको कहते हैं दर्जाकरण, और हिंदी में दर्जा शब्द जो उर्दू का है और इसको हिंदी में कहते हैं खंडकरण।
खंड क्या है? जैसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो आप कौन से खंड पे रहती हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये आता है ना कि आप कौन से खंड पे रहती हैं, एक पे, दूसरे पे, चौथे पे, या कौन से खंड पे रहते हैं। तो इसको हम खंड परल भी कहते हैं। खंड जाति नहीं, खंड परल। दर्जा परन का मतलब हिंदी है, दर्जा उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में, क्योंकि हमारे मुगल काल का जो हमारे कथक पे असर है, बहुत चीजों का असर है। तो शब्दों का, उनकी बोलचाल का जो इसमें जुड़े हैं, वही कुछ आमद में भी हुआ, वही कुछ आमद में भी हुआ है, जो मुझे आज तक समझ नहीं आमद क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मगर जहां तक मेरा अपना लॉजिक है, जहां तक मेरी अपनी सोच है, हमारे यहाँ गुरुजी की जो सुंदर प्रसाद जी की जितने भी बंदिशें हैं, जितनी भी विलंबित की परने हैं, परने कहूंगी मैं, विलंबित की परने हैं, वो सबकी सब आमद के नाम से कही गई है। अच्छा, फला आमद सुनाओ, वो फला आमद सुनाओ, फला आमद सुनाओ, और उसमें ताते ही तदते ही आते ही तदते का कोई जिक्र नहीं। जो मैंने अभी सुनाई ना आपको, तो भी गुरु सुंदर प्रसाद जी की थी, और हमें सिखाया कि आमद के नाम से फला आमद सुनाओ। तो आमद शब्द जो है, जो अभी अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि 20-25 साल या 30 साल से जुड़ा गया है। तो उस वक्त जो आमद का मतलब था, अब दरबारों में नृत्य हो रहा है और कोई बंदिश आई है, बहुत खूबसूरत ढंग से आके सम पे आई है, तो कहा गया वाह क्या आमद हुई है, क्योंकि आमद शब्द का मतलब है आगमन। आगमन, तो क्या कहा गया, वाह क्या आमद हुई है सम पे आने की, उस बोलों की, तो इसलिए उसको आमद कहा गया। और उसके बाद में फिर कहा गया, अच्छा हमारे गुरुजी लोगों ने क्या कहा होगा, एक और आमद सुन लीजिए। और वो बंदिश का नाम ही आमद के नाम से हो गया। चाहे कोई भी हम बंदिश कर रहे हैं, विलंबित की पढ़ने कर रहे हैं, वो सब आमद के नाम से हमने सीखी है। उसमें कहीं भी ताते ही तदते ही आते ही तदते ही का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पढ़ने हैं, और पढ़नों को आमद के नाम से ही कहा गया कि फला आमद सुनाओ, फला आमद सुनाओ। इवन पंडित दुर्गालाल जी तक यही था, कथक केंद्र में भी यही था कि वो यही आमद ही कहते थे सब कुछ। जी जैसे हमने भी सीखा है, तो जैसे जो प्रचलन में आमद है, दाते दादा ये परन है, ये परन है, धाती ना ये आमद के नाम से हम लोगों ने करी है, क्योंकि ये जयपुर की है। धाती टे धाती टे ट्रे धाती टे दिन तक धाती की टे धा दिन तक ट्रे धा दिन तक ट्रे धा ताकि टे धे के टे तक धे के धाकी दिखना के टे के टे धा ताती तत दे आते थे तत धा ने धा धा ने धा ने धा 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 ने धा धा ने धा ने धा 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 ने धा धा ने धा ने धा धा धा। ये हमने आमद के नाम से हमने बनाई है, अभी बनाई है, ये पहले नहीं थी। पंडित दुर्गालाल जी के टाइम तक आमद का कोई मतलब नहीं था। ये शायद अभी जो एग्जाम्स होते हैं या किताबों में है या कथक केंद्र में इसका प्रचलन शुरू हुआ कि आमद के अंदर, शायद लखनऊ में होता होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने सीखा नहीं, दीदी को पता होगा। तो लखनऊ में ये था कि तात ही ततथे आत ही ततथे, एक हाथ जैसे इधर का जा रहा है वैसे ही हाथ किधर का भी जाए, जो अंग इस सीधे हाथ से गया वही अंग इस हाथ से जाए, तो वो आमद कहलाएगी। और उसके अंदर तात ही ततथे आत ही ततथे के बोल होना जरूरी है। जयपुर में नहीं है, धाता के ठुंगा में भी यही है। धा क्या धा त क ठुंगा, धा गे दी गे ता, नहीं ये लेके नहीं, जो आमद करते हो आप लोग धा धा त क ठुंगा, धा गे दी गे ता, धा दिन ता देता केड़ धा त का ठुंगा, ता की ते त का ते ते का ता गा दी गे ने ता थे तत थे आ थे तत थे थे त थे त थे 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 तत थे क दो 3 4 5 1 2, नहीं ऐसे कुछ शब्द, ठीक है। माता थे तत थे आ थे तत थे लगा देंगे तो वो आमद हो गई, जो अभी हमने शुरू करी है बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। बच्चों को प्रयाग संगीत समिति भी देना है, खेरागढ़ भी देना है, और ये भी करना है, वो भी करना, और सब में सारी किताबों में ये कहा जाता है कि 2 आमद 3 आमद सुना दीजिए, तो ये आमद में आएगा, जिसमें ताती तथी लगता है, जो मैं नहीं समझ रही। मेरी बड़े लोगों से बात हुई थी, मैंने पूछा था कि अगर सीधा और उल्टे अंग को बराबर ही करना है
तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? धाधा धातीटे धातीटे धाधा तीटे धाधा तीटे क्रेदा तीटे क्रेदा तेता तेता कत्ता कत्ता देखीटे देखीटे धादिता धादिता क्रेदा दिता क्रेदा तकड़े दिगड़े कदगड़े दिगड़े तकड़े दिगड़े कदगड़े दिगड़े धा धा अधा धा अधा धा तकड़े दिगड़े कदगड़े दिगड़े तकड़े दिगड़े कदगड़े दिगड़े धा धा अधा धा अधा धा तकड़े दिगड़े कदगड़े दिगड़े तकड़े दिगड़े कदगड़े दिगड़े धा धा अधा धा अधा धा। अब इसको क्यों नहीं आमद कह सकते? अगर बराबर का ही अंग जाना है तो इसमें ताती तदती का कोई मतलब नहीं मुझे परन है ये। तो हमारे यहाँ जो मुझे सिखाया गया है मेरे तक, वो आमद का मतलब था पढ़ने, विलंबित की लमछड़ पढ़ने। अब एक शब्द और भी जुड़ गया है, लमछड़ पढ़ने। विलंबित में लमछड़ पढ़ने, जिसकी एक परन कम से कम 8 विलंबित की आवर्तनों में आ रही है, तो आप समझिए कि वो मध्य में कितने में आएगी और ध्रुत में 32 पे पहुंच जाएगी, 32 आवर्तन लग जाएंगी, तब जाके कहीं वो बनेगी, तब जाके कहीं खत्म होगी। मैंने अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा इतना डाला है इसमें नृत्य पक्ष में कि मुझे जितनी भी चीजें मिली मेरे गुरुओं से, मैंने सब पर्वों को, सबको कमाली और फरमाइशी में बदला। मतलब जोड़ा है, हर परन को कमाली और फरमाइशी बनाया है, हर परन को, हर टुकड़े को, तोड़े को, सबको कमाली और फरमाइशी बनाया है। इवन देखिए ना, जो छोटे बच्चे करते हैं ना, पहला टुकड़ा है तत 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 तिगधा दिग दिग थे, पहले क्या करते थे? तत तत थुन थुन तिगधा दिग दिग थे। इस टुकड़े को भी हमने कमाली और फरमाइशी में बनाया। मतलब आप किसी भी चीज को कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, मन में बैठ जाए कि कमाली और फरमाइशी में क्या होना। एक आध बंदिश बताइए, आप अपनी बनाई हुई कुछ सुनाइए। नहीं, मेरी बंदिश तो नहीं है, मेरे सब गुरुओं की है। मेरे को तो जगह कुछ नया आ जाता है तो मैं ये कहती हूँ थैंक यू, कि मुझे पता है कि मेरे गुरु यहाँ खड़े हैं और उन्हीं की वजह से वो आई है, क्योंकि वो खुद नहीं बोल पाते, मेरे मुंह से बुलवा देते हैं। तो मैं अपनी नहीं कहूंगी, उन्हीं की है सब कुछ, है ना। विलंबित की है, धागे की तुंगाई है आपकी। 1 2 ता अधा त का तुंगा धा अगे दी इंगे ता अधा दिन ता के धा त अका तुंगा ताकी टेतका ती टेका तगा दिगी ने धाधा टेका तगा दिगी धाधा टेका तगा दिगी ने धाती धा ने धा धा ने धा ने धा टेका तगा दिगी ने धाती धा ने धा धा ने धा ने धा टेका तगा दिगी ने धाती धा ने धा धा ने धा ने धा टेका धा त का तु गा धा अगे दी इंगे ता अधा दिन ता के धा त अका तुंगा ताकी टेका ती टेका तगा दिगी ने धाधा ती टेका तगा दिगी धाधा टेका तगा दिगी ने धाती धा ने धा धा ने धा ने धा टेका तगा दिगी ने धाती धा ने धा धा ने धा ने धा टेका तगा दिगी ने धाती धा ने धा धा ने धा ने धा टेका धा त का तुंगा धा अगे दी गे ता अधा दिन ता के धा त का तुंगा ताकी टेका ती टेका तगा दिगी ने धाधा ती टेका तगा दिगी धाधा टेका तगा दिगी ने धाती धा ने धा धा ने धा ने धा टेका तगा दिगी ने धाती धा ने धा धा ने धा ने धा टेका तगा दिगी ने धाती धा ने धा धा अधा धा धा। तो ये मुझे मिली है एक पल्ली की थी मुझे मिली, उसको चक्रदार किया, फरमाइशी किया और मैं कुछ और करा देती हूँ और फिर उसके बाद में इसको कमाली किया। मतलब एक ही को नहीं, सबको किया। दीदी एक छोटी सी बंदिश मैंने कोशिश करी है, एक ही बंदिश में 6-7 लय बना की। वैसे तो हमारे हैं ही 5 मुखी, मैंने उस दिन हनुमंत बताया था, 5 मुखी हनुमंत भी है और 7 मुखी हमारा जो एक दर्जा परन जिसको कहते हैं वो 7 मुखी भी है हमारी। तो उसको मैंने डमरूकियत बना दिया कि जैसे हम गए थे वैसे हम वापस भी आ गए। यहाँ से डमरू यहाँ से चौड़ा होता है, नीचे आके बीच में गोल हो गया, गोल होके फिर वैसी बात से ऊपर पड़ा चौड़ा हुआ।
तो उसी बंदिश को हमने साथ को यहाँ लाके फिर उसको बड़ा कर दिया। तो ये यदि अलग हो गई, मगर है अगर एक ही करेंगे तो ये दर्जापरन है। इसी तरह पंचमुखी भी हमारी दर्जापरन है। पंचमुखी करोगी? आजा। हाँ अच्छा, पंचमुखी भी है जिसको मैंने गुरुओं से बिना पूछे गुरुओं से पूछा है, मगर उन्हीं के आशीर्वाद से इसका नाम दिया है पंचमुखी हनुमंत। अब देखिए पंचमुखी हनुमंत क्यों नाम दिया गया, यदि आपको देखनी पड़ेगी कि कैसी है। सबसे बड़ा मुख किसका है हमारे पंचमुख हनुमंत में? सबसे बड़ा मुख नरसिंह भगवान का है। उसके छोटा मुख होगा, फिर उससे छोटा मुख होगा, उसके छोटा मुख होगा, उससे 5 मुख है, आखिर में गरुड़ भी है वहां पे, है ना? तो इसीलिए इसका नाम पंचमुखी हनुमंत रखा। 1 2 3 4 धा देने धात कधी के काता गदी के धा कते ते ते काता गदी के तारे के काता गदी के धा ने धा धा देने धात के काता गदी के धा कते के काता गदी के धा के काता गदी के धा 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 देने धात के काता गदी के धा कते ते काता गदी के धा के काता गदी के धा 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 के काता गदी के धा कते धा 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 ये हमारा गरुड़ बन गया, जिसको आप चक्करदार बनाते हैं। हाँ नहीं आप बना सकते हैं, मगर एग्जैक्टली एक चीज को ही आप वो नहीं है चक्करदार है, ये है, उसी में रह जाती है बात।